इवनिंग सर। तो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने वाले जो अलग अलग मेथड्स हैं उनके बारे में। और अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद फिर जो है डिफरेंशियल मतलब जो है वो रेट लॉ ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करूंगा। तो आप नोट करो, रिलेशनशिप बिटवीन relationship between half lifetime relationship between half lifetime and time of different extent of completion. Different extent of completion. Different extent of completion. ठीक है। तो अब जैसे देखो, अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कोई भी रिएक्शन का 75% कंप्लीशन कितने टाइम में होगा, तो T 75%, ठीक है। अब सीधे यहाँ पे T 75 लिखो, तो T 75 इज इक्वल टू T 3/4 भी आप बोल सकते हो। तो आप देखो, जो रिएक्टेंट का हमने अमाउंट लिया है उसका हाफ अमाउंट बचेगा एक हाफ लाइफ टाइम के बाद, और उस हाफ का हाफ बचेगा 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद। तो अगर मतलब जो है हाफ का हाफ बचा हुआ है, मतलब 1/4 बचा हुआ है, तो अगर 1/4 बचा हुआ है मतलब 3/4 कंप्लीट हो गया। तो मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम में दो हाफ लाइफ टाइम के बराबर होगा T 3/4 या T 75%। तो T 75% is equal to T 3/4 and this is equal to 2 times half lifetime, डबल ऑफ हाफ लाइफ टाइम। ये क्लियर है बेटा? किसी का 75% कंप्लीशन अगर देखें तो वो 2 हाफ लाइफ टाइम में होगा। इसी तरीके से अगर हम कंसीडर कर रहे हैं T 87.5%, T 87.5%, या इसको T7/8 भी बोलते हैं, T7/8, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 3 हाफ लाइफ टाइम, ट्रिपल ऑफ हाफ लाइफ टाइम। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई अगर 100 आपने लिया था तो एक हाफ लाइफ टाइम के बाद 50 बचेगा, 2 हाफ लाइफ टाइम के बाद 25 बचेगा, 3 हाफ लाइफ टाइम के बाद 12.5 बचेगा। तो 12.5 अगर बचेगा तो 87.5 कंज्यूम हो गया। तो इसका मतलब T 87.5% इज ट्रिपल ऑफ हाफ लाइफ टाइम, या इसको T7/8 भी आप बोल सकते हो। इसी तरीके से T 93.75% को हम कंसिडर करते हैं। T 93.75%, तो T 93.75% को अगर कंसिडर करें तो ये 4 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। 4 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। 4 T हाफ के बराबर होगा T 93.75%, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो, अगर हम कंसिडर करें T 96.
0.81%, तो ये 5 हाफ लाइफ टाइम होता है। T96.81%, ये 5 हाफ लाइफ टाइम होता है। और ऐसे ही अगर हम कंसिडर कर रहे हैं T99.9%, T99.9%, तो ये 10 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। 10 हाफ लाइफ टाइम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रिजल्ट को अक्सर प्रूफ करने के लिए भी बोला जाता है स्कूल एग्जाम में। ठीक है, कि शो दैट T99.9% इज 10 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम, 10 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम। तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो। देखो T99.9% इज इक्वल टू, मैंने लास्ट क्लास में एक रिजल्ट बताया था कि T इज इक्वल टू T हाफ अपॉन 0.3010 log of 10 base C नॉट बाई C। ठीक है, तो C नॉट अपॉन C, तो देखो 99.9% तो कंज्यूम हो गया, 99.9% कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना, 0.1% बचा। तो 0.1% बचा, तो आप ये बोल सकते हो कि 0.1/100 इंटू C नॉट, ये आप बोल सकते हो 0.1/100 इंटू C नॉट। तो अब आप यहां पे देखो C नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया 10⁻³ 10⁻³ ऊपर गया 10⁻³ हो गया। तो आप अगर देखो तो ये लिखा जा सकता है T99.9% इज इक्वल टू T हाफ अपॉन 0.3010। ठीक है, log ऑफ 10 बेस 10⁻³, तो log ऑफ 10 बेस 10⁻³ ये 3 हो जाएगा। ये log ऑफ 10 बेस 10⁻³ को आप 3 लिख सकते हो। तो अब आप अप्रोक्सीमेटली अगर देखो तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हाफ लाइफ टाइम आ रहा है, 10 इंटू हाफ लाइफ टाइम। तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है बेटा? यस सर। सर ये सभी ऑर्डर के लिए? नहीं, ये रिजल्ट जो है जो एप्लीकेबल, क्योंकि बाकी जो रिएक्शंस है उनका हाफ लाइफ टाइम फिक्स नहीं होता है, उनका हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ वेरी करता है। ठीक है, तो जिसका हाफ लाइफ टाइम कांस्टेंट होगा सिर्फ उसी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इन रिजल्ट्स को कंसीडर करोगे। ठीक है, दीज रिजल्ट्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आप नोट करो एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ rate law of reaction। experimental method for determination of rate law of reaction। तो एक अगर हम रेट लॉ डिटरमाइन कर रहे हैं तो रेट लॉ डिटरमाइन करने का मतलब यह है कि हमें रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और रिएक्शन का ऑर्डर ये दोनों पता करने होंगे। अगर हमें रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और रिएक्शन का ऑर्डर पता है, मतलब हमने रिएक्शन का रेट लॉ डिटरमाइन कर लिया। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, रेट लॉ डिटरमाइन करने का मतलब है कि हमें रेट कांस्टेंट और ऑर्डर दोनों पता करना पड़ेगा।
रेट कांस्टेंट और ऑर्डर दोनों पता चल गया, मींस हमने उस रिएक्शन का रेट लॉ को डिटरमाइन कर लिया। तो आप नोट करो, देखो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ of the reaction, for determination of rate law of the reaction, following four methods are taken into consideration. Following four methods are taken into consideration. Number one, volumetric method. Volumetric method, ठीक है। नंबर टू, प्रेशर मेजरमेंट मेथड, प्रेशर मेजरमेंट मेथड। नंबर थ्री, वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड, वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड। एंड नंबर फोर, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये चार मेथड्स हैं जिनको हम रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो अब एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप नोट करो, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो बात आती है वॉल्यूमेट्रिक मेथड कहां पे यूज होगा। बोलते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक मेथड उन रिएक्शंस में यूज होता है जहां पे रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट या तो एसिडिक होते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, मतलब आप बोल सकते हो जहां पे कोई रिएक्शन कंपोनेंट, रिएक्शन का कंपोनेंट जो रिएक्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो अगर किसी रिएक्शन का एक या एक से ज्यादा रिएक्शन कंपोनेंट एसिडिक है या बेसिक है या वो एक रिडॉक्स स्पीसीज है, ठीक है, वो रिएक्शन कंपोनेंट एसिडिक होना चाहिए या बेसिक होना चाहिए या रिडॉक्स स्पीसीज होना चाहिए। तो जहां पे रिएक्टेंट एसिडिक और बेसिक और रिडॉक्स स्पीसीज होगा वहां पे वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज होगा। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रिएक्शंस, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज रिएक्शंस where one or more reaction component, where one or more reaction component is either acidic or basic, is either acidic or basic or redox species, or redox species। तो ये क्लियर हो गया बेटा, वॉल्यूमेट्रिक मेथड कब यूज करेंगे? यस सर। यस सर। अब देखो बात आती है वॉल्यूमेट्रिक मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसका प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो। देखो, जिस रिएक्शन में वॉल्यूमेट्रिक मेथड की कंडीशन एप्लीकेबल है, अब उस रिएक्शन में वॉल्यूमेट्रिक मेथड को हमें अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? बोलते हैं कि हम एक रेगुलर टाइम इंटरवल को फॉलो करेंगे। मान लो वो रेगुलर टाइम इंटरवल 5-5 मिनट का इंटरवल हो सकता है।
2-2 मिनट का इंटरवल हो सकता है, 1-1 मिनट का इंटरवल हो सकता है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल हम फिक्स करेंगे। उस रेगुलर टाइम इंटरवल पे जो रिएक्शन मिक्सचर है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होगा, उसमें रिएक्शन के स्टार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, जब रिएक्शन को जस्ट हमने स्टार्ट किया है, उस मूवमेंट पे फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सैंपल को बाहर निकालेंगे। जैसे मान लो हमने फिक्स वॉल्यूम, हर बार वॉल्यूम फिक्स किया है, और बोला कि हर बार हमें रिएक्शन सैंपल का 5 मिलीलीटर वॉल्यूम को बाहर निकालना। तो 5 मिलीलीटर वॉल्यूम हमने रिएक्शन सैंपल का बाहर निकाला, और अगर हम उस सैंपल को बाहर निकाल रहे हैं, रिएक्शन मिक्सचर से अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको अलग करने पे वहां पे जो उस 5 मिलीलीटर सैंपल में जो रिएक्शन है वो रुक जाएगी। रिएक्शन उसी तरीके से उस 5 मिलीलीटर सैंपल में भी चल रही होगी जिस तरीके से वो टोटल रिएक्टेंट सैंपल के बीच में रिएक्शन चल रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि वो 5 मिलीलीटर का सैंपल हमने बाहर निकाला, और जैसे ही हमने उसको बाहर निकाला, इमीडिएटली हमें रिएक्शन को वहां पे फ्रीज करना होता है। उसके अंदर, उस सैंपल में जो रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन सैंपल के अंदर रिएक्शन को तुरंत रोकना होता है। उस सैंपल के अंदर रिएक्शन को फ्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर आइस कोल्ड वाटर ऐड कर देते हैं। तो अगर हम आइस कोल्ड वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। सडनली रिएक्शन टेम्परेचर उस सैंपल में डिक्रीज कर जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, या ये भी हो सकता है कि वो रिएक्शन कंप्लीटली रुक जाए। और फिर हम क्या करते हैं, उस सैंपल को प्रिजर्व करके रख देते हैं। ठीक है, उस सैंपल को हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं। अब उसके बाद हम उसको एक सुटेबल टाइट्रेंट के साथ टाइट्रेट करेंगे। सुटेबल टाइट्रेंट का मतलब क्या है कि उस सैंपल में अगर एसिडिक कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको एक स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। अगर उस सैंपल में कोई बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको किसी स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। अगर उस सैंपल के अंदर कोई रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है तो हम उसको एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे, और अगर उसके अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है तो हम उसको किसी स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग एजेंट सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। मतलब कौन सा टाइट्रेंट यूज होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सैंपल के अंदर कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है। जो कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है वो एसिड है या बेस है या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके अकॉर्डिंग टाइट्रेंट सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, T = 0 वाला जो सैंपल है उसको प्रिजर्व करके रख लिया, फ्रीज करके रख लिया। इसी तरीके से T = 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट बाद फर्दर हम 5 मिलीलीटर सैंपल बाहर निकालेंगे और उसको भी वैसे ही फ्रीज करके प्रिजर्व करके रख लेंगे। फिर ऐसे ही 10 मिनट बाद 5 मिलीलीटर सैंपल फर्दर निकाला, उसको भी उसी तरीके से फ्रीज करके प्रिजर्व करके रख लिया। ऐसे ही 15 मिनट बाद वाला सैंपल को प्रिजर्व करके रख लिया, 20 मिनट बाद वाला सैंपल को प्रिजर्व करके रख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास रेगुलर टाइम इंटरवल के 5-6 सैंपल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम अब क्या करते हैं, अब देखो ये प्रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक एक सैंपल को टाइट्रेट कर रहे हैं। अब पता चला कि भाई नेचुरल सी बात है, अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो किसी भी सैंपल को टाइट्रेट करने में कम से कम 2-3 मिनट 4 मिनट सारी तैयारी करने में और उसको टाइट्रेट करने में 3-4 मिनट तो लग ही जाता है। इसलिए हम लगातार टाइट्रेशन नहीं कर सकते। उससे बढ़िया यह है कि एक एक सैंपल को प्रिजर्व करके रखा जाए और हमारे पास पूरा टाइम की कंफर्टेबिलिटी हो, जिससे हम आराम से एक एक सैंपल को टाइट्रेट करके और जो भी डेटा हमारे पास आता है उसको हम प्रॉपर तरीके से उसका एक रिकॉर्ड रख सके। तो इसलिए हम एक एक सैंपल को प्रिजर्व करके रखते जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला, अब उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यूज करते हुए हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करके एनालिसिस करते हैं। अब आप बोलोगे ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब हमें ये नहीं पता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, हमें ये नहीं पता है कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, तो हम अपनी तरफ से ये एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर 1 है।
मान लो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो हमें पता है। उस एक्सप्रेशन में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें मिली है उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को पुट करके हम रेट कांस्टेंट वैल्यू अलग अलग टाइम पे जो सैंपल है उसके साथ निकालते जाते हैं। जैसे t इज इक्वल टू 5 मिनट पे रेट कांस्टेंट क्या आया वो निकाल करके हमने रख लिया, ये एज्यूम करते हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे ही t इज इक्वल टू 10 मिनट वाला जो डेटा है उसको यूज करके हम फिर से एक रेट कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे t इज इक्वल टू 15 मिनट वाला जो डेटा है उसको यूज करके फिर से एक रेट कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। इस तरीके से हम 3-4 रेट कांस्टेंट वैल्यू निकाल करके ये देखते हैं कि क्या रेट कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। अगर वो रेट कांस्टेंट वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं इसका मतलब हमने जो अपनी तरफ से एजम्पशन कंसीडर किया था कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है वो एजम्पशन करेक्ट है। रेट कांस्टेंट की कांस्टेंसी ये दिखाती है कि हमारा एजम्पशन करेक्ट है। हमारा एजम्पशन करेक्ट है मतलब हमें ऑर्डर पता चल गया कि हमने फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम किया था और हम बोले हमारा एजम्पशन करेक्ट है मतलब ऑर्डर 1 है। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, वो जो 3-4 रेट कांस्टेंट वैल्यूज हमें मिली हैं उन रेट कांस्टेंट वैल्यूज का मीन वैल्यू निकाल लेते हैं, एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, एवरेज रेट कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो वो एवरेज रेट कांस्टेंट वैल्यू रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा और हमें रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शन का कंप्लीट रेट लॉ डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मान लो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर एज्यूम किया था लेकिन रेट कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट नहीं मिली, मतलब हमारा एजम्पशन गलत है। अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो फिर हम नेक्स्ट ट्रायल करेंगे। अब नेक्स्ट ट्रायल हम किसके लिए करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो सीक्वेंस फॉलो होता है उसमें पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेरीफाई करते हैं, अगर वो वेरीफाई नहीं हो पाया तो फिर अगला ट्रायल जीरो ऑर्डर के लिए, फिर अगला ट्रायल सेकंड ऑर्डर के लिए। इन्हीं 3 में से कोई एक केस आपके सामने आएगा और आप उसकी एनालिसिस कर पाओगे। तो इस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस होती है। तो क्या आपको ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्लियर हो गया? यस सर। वॉल्यूमेट्रिक मेथड का पूरा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्लियर हो गया? चलो नोट कर लो फिर ये सारी बात जो मैंने अभी बताया इसको आप नोट कर लो। लिखो इन दिस मेथड a fixed volume of reaction sample is withdrawn. In this method, a fixed volume of reaction sample is withdrawn. In this method, a fixed volume of reaction sample is withdrawn at regular time interval. And ice cold water is added. Ice cold water is immediately added, and ice cold water is immediately added inside it, so that either reaction stops completely, or at least slow down considerably. टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन का रेट बढ़ता है तो इसका मतलब टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन का रेट कम होगा। और एटलीस्ट स्लो डाउन
कंसिडरेबली। अगले को, नाउ ईच सैंपल is titrated. Now each sample is titrated with the help of suitable titrant. Now each sample is titrated with the help of suitable titrant. अब सुटेबल टाइट्रेंट का मतलब मैंने बताया था कि अगर वहां पे एसिड प्रेजेंट है सैंपल में तो बेस सुटेबल टाइट्रेंट रहेगा, अगर बेस प्रेजेंट है तो एसिड सुटेबल टाइट्रेंट रहेगा। ठीक है, अब लिखो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन, for determination of rate law of the reaction, hit and trial method is used in the sequence. Hit and trial method is used in the sequence first order followed by zero order followed by second order, first order followed by zero order followed by second order। इसी सीक्वेंस में हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए वेरीफाई हो गया तो अच्छी बात है, नहीं वेरीफाई हो पाया तो फिर जीरो ऑर्डर, वो भी अगर नहीं वेरीफाई है तो सेकंड ऑर्डर। तो ये है पूरा डिटेल। तो सारी बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. अब देखो कुछ फिक्स्ड एग्जाम्पल हैं, जैसे आप नोट कर लो वॉल्यूमेट्रिक मेथड में। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, decomposition of hydrogen peroxide। डिकम्पोजिशन, एक मिनट बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैंने पीछे आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करने वाली रिएक्शंस की पूरी लिस्ट बताया था, तो उसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी कंसिडर किया। तो आप देखो क्या है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कंसिडर किया, ये डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर के H2O बनता है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, H2O प्रोड्यूस होता है और H2O और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब आप देखो अगर T इज इक्वल टू 0 पे कंसिडर करें तो मान लेते हैं भाई T इज इक्वल टू 0 पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन है A। एट टाइम T हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स। एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कंसंट्रेशन है 0। T is equal to 0 पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसंट्रेशन है A। एट टाइम T हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स। एट T is equal to इनफाइनाइट हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसंट्रेशन है 0। ठीक है, अब आप देखो ये जो तीन कंपोनेंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वाटर है और ऑक्सीजन है।
अगर इन तीनों कंपोनेंट को कंसीडर किया जाए तो इनमें से ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप यहाँ पे नोट करो, नीचे लिखो, सिंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड since hydrogen peroxide is a mild oxidizing agent, since hydrogen peroxide is a mild oxidizing agent as well as mild reducing agent, since hydrogen peroxide is a mild oxidizing agent as well as mild reducing agent, since hydrogen peroxide is a mild oxidizing agent as well as mild reducing agent, therefore it is titrated, with a standard solution, of alkaline KMnO4. Therefore, it is titrated with a standard solution of alkaline KMnO4. Therefore, it is titrated with a standard solution of alkaline KMnO4, or therefore it is titrated with a standard solution of alkaline KMnO4 or with some other oxidizing agent. With some other oxidizing agent. ठीक है, तो अब आप यहां पे देखो, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, ये हम पता कर लेते हैं अलग अलग टाइम पे कितना वॉल्यूम KMnO4 का यूज हुआ। नेचुरल सी बात है, जो KMnO4 यूज होगा वो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट रहा होगा उसको उससे रिएक्ट करने में ये KMnO4 यूज हुआ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, मान लो T इज इक्वल टू 0 पे जो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड है वो V0 है। एट टाइम T वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड VT है, एंड एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 V इनफाइनाइट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो है नहीं। तो अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है तो ऑब्वियसली पोटेशियम परमैंगनेट भी यूज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को यूज करेंगे फर्दर एनालिसिस के लिए। लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस number of gram equivalent of reducing agent used is equal to number of reducing agent used की बजाय आप लिखो प्रेजेंट यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड। जितना ग्राम इक्विवेलेंट रिड्यूसिंग एजेंट का प्रेजेंट होगा उतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज होगा। ये हम लिखेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पर। ये समझ में आ रहा है? यस सर।
अब देखो फिर क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ हाइड्रोजन peroxide present, number of gram equivalent of hydrogen peroxide present is equal to number of gram equivalent of KMnO4 used। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज N1V1 is equal to N2V2, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है, तो N1V1 is equal to N2V2। अब आप जरा देखो, मैंने जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बताई थी उसमें मैंने ये बोला था कि जो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सैंपल है वो हमेशा फिक्स रहता है, हर इंटरवल पे हम उतना ही वॉल्यूम बाहर निकालते हैं। तो जो रिएक्शन सैंपल हम कंसीडर करें उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड सैंपल का वॉल्यूम हम फिक्स ले रहे हैं, और दूसरी तरफ हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 यूज करेंगे तो KMnO4 का जो नॉर्मलिटी होगा वो फिक्स होगा। तो आप इस बात को नोट करो, देखो सिंस ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट volume of reaction sample ब्रैकेट में लिख लेना V1, since during the experiment volume of reaction sample ब्रैकेट में लिखना V1, volume of reaction sample ब्रैकेट में लिखना V1 and normality of potassium permanganate N2 ब्रैकेट में लिखना N2 and normality of potassium permanganate ब्रैकेट में N2 is fixed, therefore we can say that N1 is directly proportional to V2। भाई अगर V1 फिक्स है और N2 फिक्स है तो इसका मतलब जो N1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V2 होगा। तो N1 क्या है, अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये नॉर्मलिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड सैंपल है तो नॉर्मलिटी एक कंसंट्रेशन वैल्यू है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट, concentration of hydrogen peroxide present is directly proportional to volume of KMnO4 used। Concentration of hydrogen peroxide present is directly proportional to volume of KMnO4 used। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आप देखो T इज इक्वल टू 0 पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो A है, और T इज इक्वल टू 0 पे जो KMnO4 का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं वो V0 है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर A is directly proportional to V0, and A minus X is directly proportional to VT। ये ठीक है? Yes, sir. यस सर। अब देखो, अब आगे लिखेंगे एज्यूमिंग रिएक्शन
follows first order kinetics, hit and trial method अभी जो बताया था मैंने. Assuming reaction follows first order kinetics. Therefore, K is equal to 2.303 by T log of 10 base A upon A minus X. ठीक है, तो फिर ये देखोगे तो A अपॉन A माइनस एक्स, अभी आप देखोगे V नॉट बाई वी टी आ जाएगा. तो दिस इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 10 बेस V नॉट बाई वी टी. तो ये फॉर्मूला देगा. मैक्सिमम चांस होगा कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करे, इसलिए कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं. ठीक है, तो K इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 10 बेस V नॉट बाई वी टी. अब देखो क्या है, अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन टेबल जो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे मिलेगी. वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एंड टाइम. ठीक है, मान लो कि ये टाइम मान लो मिनट में है और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इन मिलीलीटर. तो T इज इक्वल टू 0 पे ये हो गया V नॉट, और एट टाइम T1 मान लो ये हो गया V1, एट टाइम T2 ये हो गया V2, एट टाइम T3 ये हो गया V3 एंड सो ऑन. इस तरीके से अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास होंगे. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले एक सेट वैल्यू को पुट करेंगे. मान लो ये सेट हमने कंसीडर कर लिया. तो अब इसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो फिर यहां से K1 निकाल लेते हैं. K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बाई T1 लॉग ऑफ 10 बेस V नॉट बाई V1. ये K1 आ जाएगा. फिर इसी तरीके से K2 निकाल लेंगे. K2 क्या हो जाएगा, 2.303 बाई T2 लॉग ऑफ 10 बेस V नॉट बाई V2. ऐसे हमने K3 निकाल लिया, 2.303 बाई T3 लॉग ऑफ 10 बेस V नॉट बाई V3. अब फिर हम देखेंगे इफ K1 is approximately equal to K2 and it is approximately equal to K3. approximately equal की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी एनालिसिस एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेसिस पे हो रही है, और अगर हम कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में एरर होना एक नॉर्मल सी बात है. ठीक है, तो क्योंकि इन वैल्यूज को जो V नॉट, V1, V2, V3 वैल्यूज को हम मेजर कर रहे हैं, इनके मेजरमेंट में एरर है. तो उस एरर की वजह से K1, K2 की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगी. ठीक है, क्योंकि ये V नॉट, V1, V2, V3 वैल्यूज के मेजरमेंट में एरर है, इसलिए ये K1, K2, K3 वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगी. तो इफ K1 is approximately equal to K2 and it is approximately equal to K3, then our assumption is correct. Then our assumption is correct. Therefore, order of reaction is equal to 1. Order of reaction is equal to 1. And
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया, और फिर एवरेज रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे, वो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3। तो बस यहां से रेट कांस्टेंट और ऑर्डर मिल गया, तो मतलब रेट लॉ हमें पता चल गया। ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। अब आप दूसरा एग्जांपल लिखो। दूसरा एग्जांपल लिखो वॉल्यूमेट्रिक मेथड में। लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। नोट करो, जैसे हमने एक ऑर्गेनिक एस्टर को कंसिडर किया, मान लो ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल फॉर्म होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब देखो T इज इक्वल टू 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन है A, इनका कंसंट्रेशन है 0 एंड 0, एट टाइम T। अब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्यों ले रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। मान लेते हैं एट टाइम T इसका कंसंट्रेशन A माइनस एक्स है, तो इसका X होगा और इसका X होगा। T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका 0 हो जाएगा, इसका A हो जाएगा, इसका A हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है वो एसिड है, और एक प्रोडक्ट जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एसिडिक। कैटलिस्ट एसिडिक है और एक प्रोडक्ट एसिडिक है। तो क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में प्रोसीड कर रही है, इस वजह से हम इसको रिएक्शन सैंपल को टाइट्रेट करेंगे विथ स्टैंडर्ड बेसिक सोल्यूशन। तो आप इस बात को नोट करो, लिखो since during the reaction catalyst used and one of the product produced is acidic in nature, since during the reaction catalyst used and one of the product produced is acidic in nature, therefore reaction sample is titrated. Therefore reaction sample is titrated with a standard basic solution. Like NaOH. Standard basic solution like NaOH. ठीक है, तो अब देखो यहां पे NaOH के साथ हम इसको टाइट्रेट कर रहे हैं,
तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड क्या है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। T इज इक्वल टू 0 पे मान लो NaOH का वॉल्यूम V0 यूज हो रहा है, एट टाइम t इसका वॉल्यूम यूज हो रहा है Vt, एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट इसका वॉल्यूम यूज हो रहा है V इनफाइनाइट। आप देखो हर मूवमेंट पे कैटलिस्ट हर मूवमेंट पे एसिड प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखो इनिशियली कैटलिस्ट होगा तो इसलिए कुछ वॉल्यूम NaOH का यूज हो रहा होगा। टाइम टी पे कैटलिस्ट भी होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा, इसलिए NaOH यूज हो रहा है। और रिएक्शन कंप्लीट होने पे अगर आप देखो तो कैटलिस्ट भी होगा और ये एसिड भी होगा, तो इसलिए यहाँ भी NaOH यूज हो रहा है। तो ये तीन वैल्यूज हमें पता है। T इज इक्वल टू 0 पे NaOH का जो वॉल्यूम यूज हुआ वो V0 है, एट टाइम t इसका जो वॉल्यूम यूज हुआ वो Vt है, और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे जो इसका वॉल्यूम यूज हुआ वो V इनफाइनाइट है। अब आगे हम वही काम करेंगे जो पहले किया था। क्या? फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है, फ्रॉम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या लिखेंगे भाई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड प्रेजेंट is equal to number of gram equivalent of base used, ये यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड प्रेजेंट N1 V1 is equal to नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस यूज्ड N2 V2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्योंकि एसिड जिस सैंपल में प्रेजेंट है उस सैंपल का वॉल्यूम हम फिक्स रख रहे हैं हर बार, तो आप नोट करो, लिखो सिंस वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सैंपल, since volume of reaction sample is fixed, since volume of reaction sample ब्रैकेट में लिखना V1, since volume of reaction sample V1, since volume of reaction sample V1 and normality of base used N2 and normality of base used N2 is fixed. Therefore, N1 is directly proportional to V2. N1 is directly proportional to V2. क्या मतलब है इसका? This implies concentration of acid present is directly proportional to volume of NaOH used. ठीक है, अब आप देखो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्रेजेंट, तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जो एसिड है वो सिर्फ कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो आप ये बोल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0। ये क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, और देखो कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट टाइम t। आप इसको ऐसे मत लिखो, concentration of catalyst present प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड एट टाइम t, तो वो कितना है? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vt। लिख सकते हैं ना?
Yes, sir. और देखो, कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट प्रेजेंट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस्ड फाइनली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट। ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। Yes, sir. अब आप देखो बेटा, इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें, इन दोनों के बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0। लिख सकते हैं। Yes, sir. और यहां से देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इनफाइनाइट माइनस V0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज A माइनस X is directly proportional to V infinite minus VT। क्लियर है? Yes, sir. अब फिर वही हिट एंड ट्रायल मेथड लिखो, एज्यूमिंग रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। assuming reaction follows first order kinetics, therefore K is equal to 2.303 by T log of 10 base A upon A minus X, या ये आ जाएगा 2.303 by T log of 10 base A है V infinite minus V0 divided by A minus X V infinite minus VT। तो ये एक्सप्रेशन फाइनली मिलेगा। K is equal to 2.303 by T of 10 base V infinite minus V0 upon V infinite minus VT। ये रिजल्ट फाइनली मिलेगा। आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे का प्रोसीजर वही है जैसे बताया था कि अलग अलग टाइम पे जो डेटा है हमारे पास उसको यूज करते हुए रेट कांस्टेंट को निकालते जाएंगे और फिर देखेंगे कि वो रेट कांस्टेंट वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं या नहीं। अगर कांस्टेंट आ रही हैं तो मतलब एजम्पशन करेक्ट है, नहीं आ रही हैं तो नेक्स्ट ट्रायल करेंगे। वैसे ये रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करती है। ठीक है, तो ये मैंने जो दो एग्जांपल आपको बताए हैं ये वॉल्यूमेट्रिक मेथड के एग्जांपल हैं। अब आप नोट करो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड लिखो, सेकंड मेथड प्रेशर मेजरमेंट मेथड। प्रेशर मेजरमेंट मेथड लिखो इसका डिटेल। प्रेशर मेजरमेंट मेथड का डिटेल लिखो। दिस मेथड इज एप्लीकेबल, दिस मेथड इज एप्लीकेबल only for
This method is applicable only for gaseous phase reaction. This method is applicable only for gaseous phase reaction. This method is applicable only for gaseous phase reaction. ठीक है, वो रिएक्शन जो गैसियस फेज में हो रही है सिर्फ उसके लिए ये मेथड एप्लीकेबल होता है. आगे लिखो. In this method, we can measure. In this method, we can measure the total pressure. In this method, we can measure the total pressure of the reaction system. In this method, we can measure the total pressure of the reaction system at regular time interval. In this method, we can measure the total pressure of reaction system at regular time interval, from where the rate law of the reaction is determined. From where rate law of the reaction is determined. From where rate law of the reaction is determined by using hit and trial method. By using hit and trial method. By using hit and trial method. ठीक है, तो अब जैसे देखो, अगर हमने एक गैसियस फेज रिएक्शन कंसिडर किया, मान लो ये रिएक्शन है A कन्वर्टर इनटू NB, T इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर है P0, इसका प्रेशर है 0. यहाँ पे हम टोटल प्रेशर को भी मेजर करते जा रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे टोटल प्रेशर P0 होगा. एट टाइम T मान लो इसका प्रेशर है P0 माइनस एक्स. स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन गैसेस फेज रिएक्शन के लिए प्रेशर के टर्म्स में कर सकते हैं. तो मान लो इसका प्रेशर T टाइम पे P0 माइनस एक्स है, तो इसका प्रेशर NX हो जाएगा. अब इस स्टेज पे अगर टोटल प्रेशर को हम PT बोल रहे हैं, PT, ठीक, एट T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0. तो इसका P0 प्रेशर जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो इसका NP0 प्रोड्यूस होना चाहिए, NP0 इंक्रीज करना चाहिए. ये P इनफाइनाइट है. तो अब यहां से आप देखो, तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज P इनफाइनाइट इज इक्वल टू NP0. तो यहां से आपको ये P0 इनिशियल प्रेशर मिल जाएगा. P इनफाइनाइट इज इक्वल टू NP0. और आप देखो एंड PT इज इक्वल टू क्या जाएगा, P0 माइनस एक्स प्लस NX. P0 माइनस एक्स प्लस NX, यानी कि ये आ गया P0 प्लस N माइनस 1 इंटू एक्स, ये आ गया. तो यहां से अगर आप देखो तो फिर आपको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन N माइनस 1, ये आ जाएगा. X इज इक्वल टू PT माइनस P0 अपॉन N माइनस 1 आ जाएगा. तो अगर X वैल्यू ये है तो P0 माइनस एक्स हम यहां से निकाल लेंगे. Therefore, P0 माइनस एक्स वो क्या जाएगा, P0 माइनस PT माइनस
पी नॉट अपॉन n माइनस 1, ये आ गया। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 पी नॉट n माइनस 1 पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाई n माइनस 1। तो यहां से आप देखो तो ये n पी नॉट माइनस पी नॉट और प्लस पी नॉट कैंसिल हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो n पी नॉट माइनस पी टी अपॉन n माइनस 1। ये आ गया बेटा पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे एज्यूमिंग रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एज्यूमिंग रिएक्शन follows first order kinetics। तो फिर आप ये लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज therefore k is equal to 2.303 by t log of 10 base c naught by c। ये रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट का जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 2.303 by t log of 10 base p नॉट, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, जो रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम टी है वो लेना है आपको, टोटल प्रेशर नहीं, रिएक्टेंट का प्रेशर एट टाइम टी। पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, तो पी नॉट माइनस एक्स ये निकाला है। तो अब इसको यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज k is equal to 2.303 by t log of 10 base, ये आ जाएगा n माइनस 1 पी नॉट, n माइनस 1 पी नॉट अपॉन n पी नॉट माइनस पी टी। ये आ जाएगा बेटा। ये क्लियर है सबको? सर इसमें एन पी नोट की जगह पी इंफिनिटी लिख दे। एन पी नोट की जगह पी इंफिनिटी। आप पी इंफिनिटी लिख सकते हो, मतलब आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 10 बेस एन पी नॉट, जहां जहां पे है वहां पे आप पी इंफिनिटी लिख दो, तो पी इंफिनिटी माइनस पी नॉट अपॉन पी इंफिनिटी माइनस पी टी, ये लिख सकते हो। क्लियर है? यस सर। तो अब जैसे मान लो कि ये रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। अब जैसे ये रिएक्शन है 2N2O5 गैस
2 N2O5 gas gets converted into 4 NO2 gas plus O2 gas. 2 N2O5 gas gets converted into 4 NO2 gas plus O2 gas. ठीक है, अब देखो T is equal to 0 पे T is equal to 0 पे अगर इसका कंसंट्रेशन है A 0 एट टाइम T इसका कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन 2x, इसका कंसंट्रेशन x बाई 2, ठीक है, और एट t इज इक्वल टू इन्फानाइट तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया 0, इसका कंसंट्रेशन हो गया 2a और इसका कंसंट्रेशन हो गया a बाई 2। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम टोटल प्रेशर को कंसिडर करते हैं, टोटल प्रेशर, तो T इज इक्वल टू 0 पे P नॉट एट टाइम T अगर ये PT है एंड एट T इज इक्वल टू इन्फानाइट ये P इन्फानाइट हो जाएगा। अब आपको ये पूरा एक्सप्रेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो क्या करो आप n वैल्यू यहाँ पे पता कर लो, n वैल्यू क्या है। अब n वैल्यू कैसे बताओगे, देखो आप देख रहे हो इसके 2 मोल से इसका 4 मोल और इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है। 2 मोल N2O5 को अगर हम कंसीडर करें तो 4 मोल NO2 एंड 1 मोल O2, यानी कि 2 मोल गैस से 5 मोल गैस का बन रहा है। 2 मोल गैस से 5 मोल गैस का बन रहा है। 2 मोल से क्या हो रहा है ये, टू मोल से 5 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से क्या बन रहा है, 1 मोल से 5/2 बनेगा। आप जो मैंने जिस रिएक्शन के बेसिस पे पूरा डेरिवेशन आपको बताया हुआ है, अगर आप उस रिएक्शन को देखो तो 1 मोल से वहां पे n मोल बन रहा था, यहाँ पे 1 मोल से 5/2 मोल बन रहा है, तो इसका मतलब n वैल्यू जो है वो 5/2 होगी, n 5/2 होगा। तो अब आप उस एक्सप्रेशन में जो रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकाला है उसमें n वैल्यू पुट कर दो, 2.303/t log of 10 base n minus 1 p naught, तो 5/2 minus 1 p naught, तो 3/2 p naught आ गया, डिवाइडेड बाय n p naught, 5/2 p naught, ठीक है, n p naught क्या था एक्सप्रेशन, माइनस PT, तो PT जो है, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब आप देखो आप इसको लिख सकते हो 3p नॉट अपॉन 5p नॉट माइनस 2pt,
ये एक्सप्रेशन इस पर्टिकुलर केस में रेट कांस्टेंट का मिल जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में रेट कांस्टेंट का ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब सीधे आप ये वाला एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? आपसे सीधे ये एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए बोला जा सकता है। आपको हमेशा ये देखना है कि 1 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट से अगर टोटल गैसियस रिएक्टेंट का 1 मोल ले तो उससे कितना टोटल मोल गैसियस प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा, जो वैल्यू आएगी वही n होगा। बस n वैल्यू को पुट करके उस एक्सप्रेशन में रेट कांस्टेंट का उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आप निकाल लो। अब जरा आप एक क्वेश्चन लिखो। रिएक्शन के लिए ऑर्डर तो 1 ही लेंगे ना फिर? हाँ, ये मान करके चलेंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, फिर उसी तरीके से उसको ट्राई करेंगे, जो मतलब रेट कांस्टेंट वैल्यूज को निकाल करके। अगर कांस्टेंट आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट ट्रायल करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, स्टार्टिंग विथ different initial amount of acetone, starting with different initial amount of acetone, the half-life period, starting with different initial amount of acetone, the half-life period for decomposition of acetone, at 875 Kelvin, at 875 Kelvin were found to be as follows. Were found to be as follows. Were found to be as follows. A in millimeter of mercury and T half in seconds. ठीक है, 98 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, 86 सेकेंड टी हाफ। 98 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर ले रहे हैं तो 86 सेकेंड टी हाफ है। 192 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर पे टी हाफ 84 आ रहा है। 230 मिलीमीटर मर्करी पे टी हाफ 85 आ रहा है और 296 मिलीमीटर मर्करी पे टी हाफ 86 आ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? क्या होना चाहिए? कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पे? क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए?
बोलो भाई। हाफ लाइफ टाइम मेथड। हाँ, हाफ लाइफ टाइम मेथड यूज करेंगे जो लास्ट क्लास में बताया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनिशियल प्रेशर वैल्यू कुछ भी हो, हाफ लाइफ टाइम वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट? यस सर। ये थोड़ा बहुत जो वैल्यू डेविएट कर रही है ना, ये एक्सपेरिमेंटल एरर है, ठीक है। तो क्योंकि हाफ लाइफ टाइम वैल्यू इनिशियल प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस बात को नोट कर लो। Since half lifetime is independent, since half lifetime is independent from initial pressure of acetone, since half lifetime is independent from initial pressure of acetone, therefore order of reaction is equal to 1. Order of reaction is equal to 1. Order of reaction is equal to 1. अब जरा एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, the catalyzed decomposition of hydrogen peroxide, the catalyzed decomposition of hydrogen peroxide, the catalyzed decomposition of hydrogen peroxide in aqueous solution, the catalyzed decomposition of hydrogen peroxide in aqueous solution is followed by removing equal volume of sample at regular time interval and titrating it with KMnO4 and titrating it with KMnO4 to determine undecomposed hydrogen peroxide. Undecomposed hydrogen peroxide. Experimental values obtained are time in second and volume of KMnO4 in milliliter. 0 सेकेंड पे 22.8 मिलीलीटर, 600 सेकेंड पे 13.8 मिलीलीटर एंड 1200 सेकेंड पे 8.2 मिलीलीटर। ये गिवन वैल्यूज। अब लिखो, so that the reaction is unimolecular, एक तो आपको ये दिखाना है कि रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, प्रूफ करना है। so that the reaction is unimolecular and also determine the value of a specific reaction rate इसको आप कंप्लीट कर लोगे? यस सर। कौन सा मेथड यूज करना है यहाँ पे? सर वॉल्यूम मेथड।
वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज करना है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड को यूज, यहाँ पे देखो दो ही मतलब दो टाइम पे वैल्यूज गिवन है, तो इसका मतलब दो रेट कांस्टेंट आप निकालोगे और उन दो रेट कांस्टेंट वैल्यूज को आप ये दिखाओगे कि वो बराबर आ रही हैं। अगर बराबर आ रही है मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंफर्म होगी। फिर उनका एवरेज निकाल करके रेट कांस्टेंट, एवरेज रेट कांस्टेंट वैल्यू निकाल। अच्छा, आप ध्यान से सुनो। अभी जो दो मेथड्स और रहते हैं इसमें, ठीक है, मैंने आपको बता दिया वॉल्यूमेट्रिक मेथड एंड प्रेशर मेजरमेंट मेथड का डिटेल। अब इसके बाद वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड और ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, दो डिस्कशन और है। मैं क्या करूंगा, आपको एक वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा, ठीक है, एक वीडियो लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें वॉल्यूमेट्रिक मेथड, वॉल्यूम मेजरमेंट मेथड और ऑप्टिकल रोटेशन मेथड डिस्कस किया गया होगा, ठीक है। तो उस वीडियो लेक्चर को आप कंप्लीटली देख लेना। तो उससे क्या होगा, जो कंसंट्रेशन मेजरमेंट बेस्ड जो एनालिसिस है केमिकल काइनेटिक्स की, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म वाली जो एनालिसिस है उसको स्टार्ट करूंगा, जिसमें 1.5 लेक्चर लगना है, ठीक है बेटा। ओके सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर।